हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो ये हमारा एक रिवीजन क्लास होगा। इसका वीडियो एक बार बनाया जा चुका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ये हमारा रिवीजन क्लास होगा। एक कह सकते हैं कि आपका एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपका पूरा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखो और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का सबसे शॉर्टेस्ट रिवीजन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी केमिकल चेंजेस हम लोग देखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस हम लोग कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनता है। ये केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो कोई भी हमारा नेचुरल फिनोमेना जो हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बन रहा हो, वो हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है। न्यू सब्सटेंस के साथ उसका अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, नया प्रॉपर्टीज बन रहा हो तो केमिकल रिएक्शंस होता है। उसमें जो हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इतने सारे हमारे चारों ओर नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं, लेकिन हाउ एनीवन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शंस? उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? जो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग क्या एग्जांपल देखते हैं? छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज हो रहा हो। ठीक है, जैसे अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो गैस रिलीज होता है। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में सबसे पहला हमारा केमिकल रिएक्शन यही था, इवोल्यूशन ऑफ गैस पे ही बेस्ड था वो, कि कोई भी हमारा मेटल है जैसे Na है, उसको HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए तो सॉल्ट NaCl बनाया और प्लस H2 गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे, कोई भी हमारा ऐसा रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा हमारा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस होने चाहिए। जैसे आयरन हमारा है Fe+CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शंस के दौरान जो कॉपर सल्फेट का कलर है, जो ब्लू कलर है, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो फेड हो जाता है जब हम लोग उसको आयरन डालते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन कलर का हमारा एग्जांपल है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, उतना डीप में नहीं जाएंगे, और ताकि हमारा जो चैप्टर हो पूरा वो खत्म हो जाए कम से कम मिनटों में। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाए। ऐसे भी एनसीईआरटी में इस जो हमारा सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन तुमको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से ही आता है। ठीक है, 3 नंबर का मान लेते हैं कि मिनिमम 3 मार्क्स का तो आता ही है, और लॉन्ग आंसर में नहीं, शॉर्ट आंसर में आता है। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, इसके रिवीजन को। तो अब तीसरा एक हम लोग और भी देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है? थर्ड हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रखा है। वो क्या है? क्विक लाइम का CaO प्लस H2O बनाता है CaOH होल 2। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्लेक्ड लाइम होता है। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है, चूना जब हम लोग पानी में रखते हैं तो खौलने लगता है ना, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो CaO को जब हम लोग क्विक लाइम को जब वाटर में डालते हैं तो CaOH होल 2 बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, एकदम नोट कर लो इस रिएक्शन को तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये एनसीईआरटी का पहला है तुम्हारा जो ऐसा रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CaO प्लस H2O CaOH होल 2। इसका एक और रिएक्शन है, जब इसी में क्या होता है कि जब हम CaO को, जो हमारा CaOH होल 2 है, तो ये CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, CaCO3 और H2O। अपना बैलेंसिंग देख लेना, उतना टाइम नहीं है कि हम सबको बैलेंस करते चले।
ठीक है, CaOH2 प्लस CO2 और CaCO3H2, और ये CaCO3 जो होता है इसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो जैसे ही हम कोई पेंट करते रहते हैं, गांव में जब पोचारा होता है, घर में जब पोचारा होता है, इसको वाइट वॉशिंग कहते हैं, उसके बाद उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डल रहता है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वो कलर बहुत बड़ा ब्राइट हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें से वाटर का क्या होता है, रिमूवल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं, और H2O गैस रिलीज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट देख लो, चेंज इन स्टेट। ठीक है, 4 नंबर पे हम लोग ले लेते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंजेस आने लगता है, यानी कि उसका जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसके स्टेट में चेंजेस होगा। हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारा चेंज इन स्टेट हो जाता है। जैसे वैक्स का पिघलना, ये तुम्हारा चेंज इन स्टेट हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था जो हम लोगों ने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद, तो अगर सबको समझ में आ गया तो लाइक करना ना भूलें, जो वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस जिनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले नाम लिखा जाता था, तो नाम लिख करके लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, इसलिए सिंबल्स का को आइडेंटिफाई किया गया। 9th क्लास में तुम लोग सिंबल्स के बारे में जरूर पढ़े होगे। सिंबल्स पहले ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन बाद में हर एक एलिमेंट के फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल किया गया, या उसके लैटिन नेम का इस्तेमाल किया गया उसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसी सिंबल्स का यूज करके हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो उसको हम लोग इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 हम बनाते हैं 2H2O, और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये रिएक्शंस क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अब बात आती है केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस उस केमिकल इक्वेशंस को कहते हैं जिसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। और ये जो बैलेंसिंग है वो क्यों होता है? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में 9 क्लास में पढ़ाई हुई थी, कि हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए केमिकल रिएक्शंस का हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा केमिकल रिएक्शंस, अगर तुम बैलेंस नहीं लिखोगे तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस गलत माना जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस होना चाहिए। अगर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा एक बैलेंसिंग का एक वीडियो डाला हुआ है, जाकर के देख लोगे, पूरा बैलेंसिंग समझ में आ जाएगा। मेथड्स उसमें अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं, रेशियो मेथड हो गया या जनरल मेथड हो गया, तो उसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये अनबैलेंस्ड होते हैं, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, कितने टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कंबाइन किया गया है, इसको मिलाया गया है, दो एलिमेंट्स आपस में मिले हैं तब जाकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A प्लस बी मिलकर के क्या बनाता हो, C बनाता हो। जैसे 2H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहा था, 2H2O बना रहा था। C प्लस O2 मिलकर के क्या बनाता है, CO2 बनाता है।
ठीक है। तो ये सारे जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। CaO प्लस H2O मिलके क्या बनाया था, CaOH होल 2 बनाया था। ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गए। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दो एलिमेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे इस रिएक्शंस में देखो कि हीट एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अगर ये हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसमें हम लोग कहेंगे कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। एंडोथर्मिक में हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट हम लोग देते हैं तब जाकर के वो केमिकल रिएक्शंस हो पाता है, यानी कि हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे जो एंडोथर्मिक होते हैं। और एक्सोथर्मिक में हमारा हीट रिलीज करेगा। एनसीईआरटी में दे रखा है कि रेस्पिरेशन हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्योंकि डाइजेशन के दौरान जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज से कंबाइन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करता है, और वो ग्लूकोज हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और कहीं ना कहीं हम लोग इसको कोई ना कोई एनर्जी हम लोग इसको देते रहते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी इसको मिलता रहता है ब्रेक होने के लिए। जैसे एक कोई कंपाउंड है वो दो कंपाउंड में, अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, इसको रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है अंडर सर्टेन कंडीशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिट के प्रेजेंस में भी होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हिट के प्रेजेंस में भी होता है। हिट के प्रेजेंस में सबसे पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तुमको याद रखना है वो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि FeSO4 का जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जब उसको हिट देते हैं तो Fe2O3 प्लस H2O सॉरी SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। FeSO4 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो Fe2O3 SO2 और SO3 का फॉर्म ये लेता है। एक्चुअली ये जो हमारा FeSO4 है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हमारा FeSO4 है ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्या होता है, अटैच होता है। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ अटैच होता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, क्या कलर होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हिट दिए तो ये हमारा Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लिया और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, और ये इसमें कलर में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, कलर में तुम्हारा चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो FeSO4 जो ग्रीन कलर का था, जैसे ही उसको हिट दी Fe2O3 SO2 और SO3 का फॉर्मेशन कर लिया, जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो रिमूव्ड हो गया। 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो FeSO4 का है वो एकदम ध्यान में, एकदम रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, गेट बाय हार्ट कर लो एकदम। अगर 2-3 बार 10 बार लिखोगे तो डेली अगर 2-3-10 बार लिखोगे तो तुमको ये रिएक्शन याद ही हो जाएगा। रट्टा मार लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आता है ये FeSO4 का। फिर दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ लीड एंड कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, CaCO3। CaCO3 को जब हम लोग हिट देते हैं तो CaO बनाता है और CO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो CaCO3 को जब हम लोग हिट दिए तो CaO और CO2 का फॉर्मेशन कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हम लोग देख चुके हैं, ये क्विक लाइम है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, गैस है, और ये हम लोग हिट दे रहे हैं, इसलिए इसको रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर हमारा है लीड नाइट्रेट PbNO3
होल 2 तो बनाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। 2 नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन है और लीड तो ठीक ही है, 2 2 4 है और एक 5 हो गया, तो 4 2 6 एक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, तो 2 Pb हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लगा दो। ठीक है, तो 8 और 4 12 हो गया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और लीड हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। बैलेंसिंग जिसको नहीं आता, बैलेंसिंग वाला वीडियो जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा। लीड नाइट्रेट में भी हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फेरस सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ है, कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया, फेरस सल्फेट का हो गया। एक हमारा ये हो गया, नोट कर लो, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। फिर H2O का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, जो हमारा H2O होता है वो भी डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा जब तक तुम्हारे पास केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस रहेगा ही। ठीक है, तो H2O का डिकम्पोजिशन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ H2 प्लस O2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो सब जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, 2 हम लोग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है, एक हमारा एनोड होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है, एक हमारा कैथोड होता है जो नेगेटिव टर्मिनल को बताता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया हमारे वीडियोस में, तो जा करके देख लो। और हम लोग क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस जान लो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है ये हमारा। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है। जो कंडीशन है डिकम्पोजिशन का वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में है। तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में। अब सनलाइट के कंडीशन में देखो, सनलाइट के कंडीशन में भी हमारा रिएक्शन होता है। जैसे AgCl का हो गया, तो ये Ag प्लस Cl2 गैस प्रोड्यूस करता है, तो इसको बैलेंस कर दो। और AgBr का देख लो, AgBr का तो Ag प्लस Br2 प्रोड्यूस करता है, इसको ही बैलेंस कर दो। तो ये किसके कंडीशन में होता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के कंडीशन में ये 2 रिएक्शंस होते हैं। एकदम गेट बाय हार्ट कर लो कि सनलाइट के कंडीशंस में 2 रिएक्शंस होते हैं। वो क्या है हमारे, ये 2 रिएक्शंस है। ठीक है, और इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, इस रिएक्शंस का जो यूज है हमारा, इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का क्या होता है, यूज्ड होता है। तो ओवरऑल हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। क्विक रिवीजन है, पूरा एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से थोड़ा भी मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लोगे और ये वीडियोस देख लोगे, पूरा आपको केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो हम लोग थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या अर्थ हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि उसको डिस्प्लेस कर देना उसके पोजीशन से। तो यहाँ क्या होता है कि जो हाईयर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लोअर रिएक्टिव को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, उठा के फेंक देता है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर वाले को उठा के फेंक देता है। जनरल कंडीशन में भी हम लोग ऐसा देखते हैं, जो पावरफुल व्यक्ति है वो उससे कम पावरफुल को उठा करके उसके पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसका जगह वो ले सकता है। तो वैसा ही हमारा इस रिएक्शन में भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हाईयर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक कोई कंपाउंड है वो BC के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि
ए जो हो रहा है वो सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और बी को उठा करके फेंक रहा है। तो इसका मतलब पता चलता है कि, इसका मतलब क्या पता चलता है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है बी से। ए भाई साहब जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बी भाई साहब से। ठीक है, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा Fe है और CuSO4, चेंज इन कलर में हम लोग देखे थे FeSO4 हो जाता है और प्लस Cu। तो Fe भाई साहब जो है वो Cu भाई साहब को क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। बोलते हैं कि तुम तो मेरे से कमजोर हो और हम तो ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए Cu बेचारा दब के रह जाता है और Fe अपना काम कर जाता है, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से कंबाइन कर लेता है और उसी को उठा के फेंक देता है। ठीक है, इसमें बोलता है ना जबरदस्ती, तो उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से उसी को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका जो कलर था वो फेड हो जाता है, इसका कलर जान लो कि ब्लू होता है और ये कलर लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो कुछ घंटों के बाद उसका कलर फेड कर जाता है, लाइट ग्रीन में बदल जाता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ज्यादा पावरफुल कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता था डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं द रिएक्शन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, देख लो कैसे होता है, जैसे ए बी भाई साहब के साथ है, बहन जी के साथ है, और सी भाई साहब जो है वो डी बहन जी के साथ है। ठीक है, तो ए भाई साहब क्या करते हैं, डी के साथ चले जाते हैं, एडी बना लेते हैं, और जो हमारे बी भाई साहब हैं वो सी के साथ चले जाते हैं, तो ये सी डी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एक हमारा भाई साहब जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बहन जी निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो हमारा बेहतरीन एग्जांपल है वो AgNO3 और NaCl का देखते हैं हम लोग। AgNO3 जब NaCl के साथ कंबाइन होता है तो Ag भाई साहब जो हैं, Ag भाई साहब वो चले जाते हैं किसके पास, Cl के पास, तो कंपाउंड जो बना लेता है वो AgCl बना लेता है प्लस। Na भाई साहब जो हैं वो NO3 के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये Na भाई साहब जो हैं वो NO3 के पास चले जाते हैं और यहाँ पे NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सोडियम नाइट्रेट बन गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, और AgCl बन गया। ठीक है, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया और ये AgCl का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो गया। और इसी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, AgCl जो हो जाता है कि हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है और NaNO3 जो है वो सॉल्युबल हो जाता है एक्वस में और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है, नीचे जाकर के बैठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट हम लोग उसको कहते हैं जो रिएक्शंस के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बच जाता है वो नीचे जाकर सेडिमेंट कर जाता है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं उसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये NaNO3 जो होगा वो कंपाउंड में एक्वस के फॉर्म में क्या होगा, घुल जाएगा और ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, एक हमारा ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, हम लोग बेसिक में चलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, और रेंसिडिटी और कोरोजन है। तो देख लेते हैं कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो और
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता हो, ठीक है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे Cu प्लस O2 CuO का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भाई साहब जो है हमारे Cu भाई साहब के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभी Cu भाई साहब के पास ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब हम लोग रिडक्शन देख लेते हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहली बात आती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा चलता है। ये बोलता है इसका रेसिप्रोकल है, ये बोलता है कि हम ए है, नहीं बोलता हम 1/a है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो समझते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। Cu प्लस H2O बना रहा है यहाँ पे, अब हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ देखो ये CuO भाई साहब के पास पहले ऑक्सीजन था, भाई साहब के पास ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। अब देखो हाइड्रोजन भाई साहब के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब आ गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब एजेंट का काम कौन करेगा, एजेंट कौन है भाई, एजेंट का मतलब होता है जैसे LIC एजेंट हो गया, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस का एजेंट हो गया या कोई भी तरह का एजेंट होता है। तो एजेंट का काम होता है कि तुमको हेल्प करना, किसी काम को करने के लिए तुम्हारा हेल्प करना। अगर तुमको ए को सी के पास जाना तो बी हमारा एजेंट होता है, जो बी हमको बताता है कि भाई ए सी के पास कैसे पहुंचे, माध्यम बनना। अब यहाँ पे देखो कि CuO है और यहाँ H2 है। अब बताओ कि भाई साहब अगर CuO ना होता तो ये H2 के पास ऑक्सीजन आता कहाँ से। अब CuO ना होता तो H2 के पास ऑक्सीजन नहीं आता। अब CuO हमारा क्या कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन को हेल्प, हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग बोलेंगे। अब H2 भाई साहब के पास H2O आ रहा है, ठीक है, H2 भाई के साहब के पास H2O आ रहा है, तो अब H2O ना होता तो ऑक्सीजन हटता नहीं यहाँ से, H2O ना होता तो ऑक्सीजन हटता नहीं यहाँ से, इसका मतलब ये जो भाई साहब H2 भाई साहब है वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये पूरा जो रिएक्शन होगा ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई। एक इसमें एडवांस मेथड जान लो, इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना नहीं है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑक्सीडेशन को बताएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा रिडक्शन को। अगर लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा है तो रिडक्शन। ये हमारा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा है, फिर हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर बात चली जाएगी। तो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जा चुका है और उसको समझाया जा चुका है कि कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे हम लोग उसको समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वीडियो जाकर देखो, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो
कमेंट में लिखो, जिसको जानना है हम उसको पूरा डिटेल बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्यों क्या कारण होते हैं, क्योंकि हमको वीडियोस को शॉर्ट रखना है और पूरे एनसीईआरटी को फोकस करते हुए हमारे बोर्ड के लेवल तक चलना है। बोर्ड के लेवल में ये तुमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है, सिर्फ तुमको यही पढ़ना था रेडॉक्स रिएक्शन, और ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस हम लोग को इतना ही देखना था। अब जो बच गया वो हमारा क्या है, कोरोजन एंड डेंसिटी। देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब हम लोग कहते हैं कि जो कलर है मेटल का वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंडीशन में आकर के, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसको मिलता है तो उसके कंडीशन में आकर के मेटल का जो कलर है, जो उसका टेक्सचर है वो खराब होने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। और यही कि जब कोरोजन आयरन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, यही कोरोजन जब आयरन में होने लगता है, लोहे में होने लगता है, तो रूप ले लेता है रस्टिंग के लिए। दो कंडीशन इसके लिए जरूरी है, पहला है मॉइस्चर, दूसरा है एयर। अगर दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन नहीं है तो कोरोजन या रस्टिंग नहीं हो पाएगा। या तो हवा चाहिए, एयर चाहिए, मॉइस्चर, दोनों ही कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। रेंसिडिटी देखो क्या होता है, रेंसिडिटी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा खाना है वो खुला रहता है, तो एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर उसका जो स्मेल है, उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। खासकर गर्मी के दिनों में ज्यादा देखने को मिलता है। जब हमारा जो भोजन होता है वो अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो हमारा खाना खराब हो जाता है, उसके स्मेल में चेंजेस आने लगता है, महकने लगता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी खराब लगने लगता है, तो हम बोलते हैं कि खाना खराब हो गया है। तो इससे बचने के लिए, रैंसिडिटी से बचने के लिए जो हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। जो तुम लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उसमें कुरकुरे कम होता है, हवा ज्यादा होता है, तो हवा उसको क्या करता है, ज्यादा समय तक उसको बचाता है कि वो खराब ना हो, ठीक है। और यही कारण है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे डाले हुए होते हैं गैसेस तौर पे, और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कुरकुरे या ऐसा लेज मिल रहा है जिसमें हवा नहीं भरी हो तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो खराब हो गए हो, क्योंकि उसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स रिमूव हो गया है। तो रेंसिडिटी बस इतना जान लो कि जो स्मेल है, जो उसका ऑर्डर है, जो उसका टेस्ट है, वो अगर खराब हो गया है तो रेंसिडिटी का कारण है, मतलब वो खराब हो चुका है, वो रेंसिडिटी है उसमें। तो ये हमारा टोटल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा रिवीजन चैप्टर था। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के लिए सब लोग तैयार रहेंगे, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, और डिपेंड करता है कि इस पर लाइक और शेयर कितना आ रहा है, उसी के अनुसार हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू।